लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पहला लेटर लिखते हैं। 2014 के बाद भी बहुत सारी कोशिशें गवर्नमेंट करती है, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 उसको हटाए या उसके साथ कुछ किए बगैर। वहीं पे दूसरी साइड पे नेशन फर्स्ट के पॉइंट नंबर 14 पे कुछ ऐसा लिखते हैं आर्टिकल 370 और 35A को लेके। इनके मार्केट्स पे आके डांस होता है, बहुत सारी पार्टियां वो करते हैं और वो थैंक्स करते हैं कि करगिल के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जहां पे पुलिस को टायर गैसेस तक यूज करना पड़ा। दीवार फांद के दीवार के ऊपर से लेके चले जाते हैं और वहां पे उनको होम अरेस्ट किया जाता है। ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनके 3 स्टूडेंट्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी किया जाता है। ये कहते हैं कि लद्दाख को एक वॉर जोन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। यूथ वहां प्रोटेस्ट कर रही हो, उनके खिलाफ बॉन्ड साइन करवा रहे हैं और उनको पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और यहाँ 70 लोगों के लिए एक एम्बुलेंस मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया और उन सबको वहाँ पे डिटेन किया जाता है। 95% फॉर लद्दाखी, 95% रिजर्वेशन इज नॉट फॉर एसटी। द्रास वाले थे, उनके नजर से किस तरह निकला मटाइन। एक रियलिटी है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लद्दाख को और आप ही कह रहे हो कि हमें मटाइन के लोगों के बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये जो शायरी होती है वो एग्जैक्टली फिट बैठेगी हमारे ऊपर। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। कहानी की शुरुआत होती है 4 मई 1949। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पहला लेटर लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस टाइम के पीएम को, और उस पे ये कहते हैं कि लद्दाख को कुछ ऐसा बनाया जाए, लद्दाख को या तो यूटी बनाया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जिसपे जो लद्दाख की फंडिंग होती है वो डायरेक्टली सेंटर के थ्रू हो जाती है। बट विद टाइम बहुत सारा टाइम निकल जाता है, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, एज सच उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फाइनली इसी तरह टाइम निकलते निकलते 2014 का टाइम आ जाता है। 2014 पे जब लोकसभा के इलेक्शन पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, ऑन दैट टाइम भी बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते हैं उनको कि लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल रीजन था कि जो भी लद्दाख के फंड्स पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर आते थे, जो फंड्स लद्दाख को मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे। बहुत सारे जो फंड्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही खर्चा होते थे। इसीलिए उनका बेसिक रीजन था कि लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया जाए, क्योंकि जो उनके फंड्स थे मैक्सिमम फंड्स जम्मू एंड कश्मीर में ही यूज होते हैं और उन तक नहीं पहुंचते हैं इतने फंड्स, या उनको इतने फंड्स मिलते नहीं है जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरत था लद्दाख की। 2014 के बाद भी बहुत सारी कोशिशें गवर्नमेंट करती है, बहुत सारी चीजें करती है, बट ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। अक्टूबर 2016 पे उस टाइम के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह लद्दाख विजिट करते हैं और वो एक मीटिंग करते हैं। लेह के अंदर 2 दिन की विजिट पे आते हैं। लेह के अंदर एक मीटिंग करते हैं जिसपे अराउंड 15 रिलीजियस, कल्चरल, सोशल और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। और उस मीटिंग का आउटकम ये मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये कहते हैं, यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मुझसे मिले हैं, वहीं पर बहुत सारे रिलीजियस, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के भी प्रतिनिधिमंडल आज हमसे मिले हैं। उन्होंने आज हमसे कोई दूसरी बात नहीं की है। सारे लोगों ने मिलजुल कर यही कहा है कि लद्दाख को यूटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। बट 2014 से लेकर 2019 के पीरियड तक एज सच कुछ भी नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस जो प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटाए या उसके साथ कुछ किए बगैर इन चीज़ों के साथ लद्दाख का जो मामला था, लद्दाख को अलग करने का जो इनिशिएटिव रखा था उसके ऊपर गौर करना या जम्मू एंड कश्मीर के साथ कुछ करना, वो एज सच इतना ईजी नहीं था। 2019 के इलेक्शन पे बीजेपी बहुत क्लियर होती है इन चीज़ों को लेके। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है, जो मैनिफेस्टो लद्दाख के लिए रिलीज करती है उसके टॉप 3 पॉइंट्स पे वो मेंशन करती है कि लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया जाएगा। मैनिफेस्टो के 3rd पॉइंट पे वो मेंशन करते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल पे इंक्लूड किया जाएगा। वहीं पे दूसरी साइड पे नेशन फर्स्ट की जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था उसके नेशन फर्स्ट के पॉइंट नंबर 14 पे कुछ ऐसा लिखते हैं आर्टिकल 370 और 35A को लेके, जिसपे बीजेपी बिल्कुल क्लियर होती है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स बीच पे आते हैं वो हटा देंगे। 2019 पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत भी जाती है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकंड टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 5 अगस्त 2019 को फाइनली आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से। वो एक ऐसा फैसला होता है कि जब एक स्टेट को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाता है, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के अंदर लेह डिस्ट्रिक्ट पे इस गवर्नमेंट के इस फैसले को, गवर्नमेंट के इस डिसीजन को काफी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उसने जो डिमांड्स की थी, जो 70 ईयर्स जो डिमांड्स कर रहे थे, वो फाइनली
फाइनली फुलफिल हो रहे थे। वो डिमांड्स फुलफिल होने की वजह से वो सेलिब्रेट करते हैं, इनके मार्केट्स पे आकर डांस होता है, बहुत सारी पार्टियां वो करते हैं और वो थैंक्स करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 1949 से जो डिमांड चल रही थी उसको 70 ईयर्स के बाद उन्होंने फुलफिल की। वहीं पे लद्दाख के दूसरे इलाके में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इसके खिलाफ देखने को मिलती हैं, जहाँ पे लोग सड़कों पे उतरते हैं। और ये वो पीरियड था कि जहाँ करगिल के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जहाँ पे पुलिस को टायर गैसेस तक यूज करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया। लद्दाख के स्टैंडिंग एमपी कहते हैं कि लद्दाखी इस पूरे डिसीजन को वेलकम करते हैं और वो इससे खुश हैं। तो वहीं पे अपोजिशन पार्टी उनसे क्वेश्चन करती है कि करगिल तो बंद है, तब उस टाइम पे वो करगिल के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं। आज करगिल की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि करगिल बंद है। किसने कहा आपको करगिल बंद है? जानने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूँ, आप नहीं आ रहे लद्दाख से। आप बैठिए। ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे हैं। बट ऐसा कुछ चलता रहा कुछ दिन तक। उसके बाद सितंबर 2019 को एनसी सजेस्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि लद्दाख पे जो पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन 97% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब की है और उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, यानी कि लद्दाख को इंक्लूड करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल पे। इस तरह फाइनली जाके 31 अक्टूबर 2019 को एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूटी के होते हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाता है लद्दाख के अंदर। सितंबर 2020 अब यूटी को बने अराउंड 1 ईयर हो चुके थे, तो फर्स्ट प्रोटेस्ट देखा जाता है अगेंस्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल को लेके, सेफगार्ड को लेके और डिफरेंट चीजों को लेके, और जो भी प्रोमिसेस इन्होंने किए थे बिफोर यूटी बनने से पहले, उन प्रोमिस के खिलाफ सितंबर 2020 पे फर्स्ट प्रोटेस्ट देखा जाता है लद्दाख के अंदर। 28 सितंबर 2020 को इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाता है और रीजन यही होता है कि उस टाइम पे जो काउंसिल के इलेक्शंस आने वाले थे अक्टूबर को, उस काउंसिल के इलेक्शंस की वजह से उसको कॉल ऑफ किया जाता है। 2020 के जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रोमिस करती है लोगों से कि अगर हम जीतते हैं तो हम लद्दाख की जो डिमांड को हम फुलफिल करेंगे। आगे जाके जीतती भी है लेक के अंदर। अब अराउंड यूटी बने करीब 4 साल हो चुके थे। 21 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक अनाउंस करते हैं कि वो 5 डेज हंगर स्ट्राइक करेंगे हरदुंगला टॉप के ऊपर। उनका इसके पीछे ये एम होता है कि ताकि वो लद्दाखी लोगों को अवेयर करे कि जो यूटी पे उन्होंने प्रोमिस किए थे वो प्रोमिस अब फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहे थे, तो उन चीज़ों को लेकर अवेयर करने के लिए। बट वो परमिशन जब पुलिस वालों से मांगते हैं तो जब परमिशन नहीं मिलती, रीज़न वो बोलते हैं कि खरदुंगला टॉप के ऊपर काफ़ी टेम्परेचर है, खरदुंगला टॉप के ऊपर बहुत माइनस पे टेम्परेचर रहता है, ठंड ज़्यादा है, जानवर हैं, आपकी हेल्थ के लिए खतरा होगा, और उनको अपने हयाल इंस्टीट्यूट पे रखा जाता है। अगले दिन 4 से 5 बजे के करीब बहुत सारे पुलिस वाले उनके इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द आते हैं। जब वो पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं। एक असिस्टेंट से जब पूछते हैं तो भी वो भी यही चीज़ रिपीट करते हैं। 26 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक को जाना होता है एक टेम्पल पे, बुद्धिस्ट टेम्पल पे, जहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे थे, साथ साथ में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे सेफगार्ड को लेके, 6 शेड्यूल को लेके। वहाँ पे जाकर उनको उस टेम्पल के अंदर लोगों को जब एड्रेस करना था, तो जब वहाँ पे सोनम वांगचुक पूछते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो पुलिस आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था हयाल इंस्टीट्यूट पे, उनकी नौकरी खतरे में है। वो वहाँ से सोनम वांगचुक को देवार फांद के, देवार के ऊपर से लेके चले जाते हैं और वहाँ पे उनको होम अरेस्ट किया जाता है। 28 जनवरी 2023 को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक फॉर्म आती है जो एक्चुअली एक बॉन्ड साइन करना होता है कि सोनम वांगचुक सर को ये कहा जाता है कि आपको ये बॉन्ड साइन करना है, जिसपे ये मेंशन होता है कि जो भी अभी के अंदर एक्टिवली जो भी इवेंट चल रहे हैं उन पे आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। कोई भी जो भी मतलब 6 शेड्यूल या जो भी सेफगार्ड के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड लिख के, मतलब जो चीज़ें जो इश्यूज उन्होंने उठाया था उसके खिलाफ, मतलब उसके रिलेटेड आप कुछ भी नहीं बोलोगे, और आप अपने इंस्टीट्यूट पे ही जो भी आप फास्टिंग करना चाहते हो, हंगर स्ट्राइक करना चाहते हो, वो अपने इंस्टीट्यूट तक ही रहोगे। और भी कुछ चीज़ें मेंशन थी जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये वो ओरिजिनल कॉपी है बॉन्ड की। ये सब इसलिए होता था क्योंकि सोनम वांगचुक ने बहुत सारे इश्यूज को उठाए थे कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोमिस किए थे कि अब इस बॉन्ड को साइन करने के लिए सोनम वांगचुक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनके 3 स्टूडेंट्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी किया जाता है, ताकि उस प्रेशर में आके उस बॉन्ड को साइन किया जाता है। और इस पे ये कंडीशन रखी जाती है बॉन्ड पे कि आपको 50,000 रुपीज़ ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, और अगर आप इस बॉन्ड पे जो लिखा है इन चीज़ों का अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ का फाइन आपको पे करना है। 3 फरवरी 2024 को लद्दाख का बिगेस्ट एवर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है लद्दाख की सड़कों पे, जहाँ पे 20,000 लोग सड़कों पे आते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडिया रूलिंग पार्टी के खिलाफ वो आते हैं, वो याद दिलाने के लिए कि जो प्रॉमिस इन्होंने 2019 पे किया था, जो प्रॉमिस इन्होंने 2020 पे किया था कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाएगा 6 शेड्यूल पे, सेफगार्ड दिया जाएगा, इन चीज़ों को उनको याद दिलाने के लिए वो सड़कों पे आते हैं। उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आता है। 19 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट कहती है कि हम इस पे बैठ के बात करेंगे, जिस पे जब टॉक्स होते हैं तो वो ऊपर के जो सेफगार्ड फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड की बात जो होती है उसको डिनाई करते हैं और नीचे के कुछ 2-3 पॉइंट्स को वो कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। 6 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक 21 डेज की हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। ये आमरण अनशन जब तक हमारे दूसरा दिन, थर्ड डे ऑफ, चौथा दिन, पांचवा दिन, 16th डे, 20th डे, 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है। जो इस तरीके से चलता है कि 21 डे सोनम वांगचुक और के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके बाद लद्दाख की लेडीज हैं वो फास्ट पे बैठते हैं। उसके बाद जो यूथ ऑफ लद्दाख बैठते हैं, इसी तरीके से मोंकस, और इसी तरीके से ये चलता रहता है। 6 अप्रैल 2024 को एक वीडियो शेयर करते हुए सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि लद्दाख को एक वॉर जोन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। यूथ वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हो, उनके खिलाफ बॉन्ड साइन करवा रहे हैं और उनको पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है। ये इस वजह से होता है कि क्योंकि उस दौरान पे पश्मीना मार्च नाम से, कि उस मार्च का यही ये था कि एम था कि प्रपोजल था कि हम साथ में जाएंगे, शिफार्स के साथ जाएंगे, उस लैंड को हम देखेंगे कितनी लैंड हमारी चाइना ने लिया है या कितनी लैंड हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के पास है, कब्जा करके है। उसी बीच एक सर्कुलर रोटेट होता है कि जिसपे ये लिखा होता है कि जो भी रास्ते जो जोड़ते हैं लेह को दूसरी जगहों से, उनके ऊपर पुलिस, उन पे जितने भी चौकियां हैं वहाँ पे पुलिस को डिपॉजिट किया जाएगा जिनके पास एरियस है। मतलब कुछ इस तरीके से कि लोगों को दूसरी जगह से लेह पे इंटर होने नहीं देने के लिए, कि ये लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बाद में जाके गवर्नमेंट के द्वारा इस कहा जाता है कि ये सर्कुलर एक फेक सर्कुलर है। बाद में जाके पश्मीना मार्च को वो कैंसिल करते हैं और ये मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए ये कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है कि जो जमीन के साथ कुछ हुआ है, तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक अच्छा मौका था कि वो क्लियरिटी के साथ लोगों के सामने रख सकती थी कि हमने कोई भी लैंड नहीं खोया है। क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि जब क्लैश हुआ था चाइना के साथ तो हमारी लैंड, थोड़ी भी लैंड चाइना ने नहीं लिया है। तो वो कहते हैं कि शायद तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह का रिएक्शन हमें दिखा रही है। 21 अप्रैल 2024 को सोनम वांगचुक सर को एक लेटर रिसीव होता है जिसपे वो एक ऐसा इंसान लिखता है जो अपनी आइडेंटिटी मेंशन नहीं करता है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है, और वो उनको वार्न कर रहा होता है कि आपके जो बैंक डिटेल्स है गवर्नमेंट के लोगों द्वारा लिया गया है और आपके खिलाफ शायद मनी लॉन्ड्रिंग के केस के टाइप पे, मतलब कुछ ऐसा केस प्लानिंग किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जो पहले एक सर्कुलर आया था, अब ये लेटर आया था, वो किस तरह अंदर से बाहर आ रही थी चीजें बिफोर गवर्नमेंट इसको पब्लिश करे। पहले ही ये चीजें बाहर इसलिए आती थी, जो भी डिपार्टमेंट पे लोग थे वो भी सपोर्ट करना चाहते थे सोनम वांगचुक को, बट जॉब की वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पाते थे खुलेआम। तो वो कुछ इस तरीके से वो सपोर्ट दिखाते हैं अपना। अब इस क्लाइमेट फास्ट को अराउंड 51 डेज हो चुके थे। अब जहाँ पे उनको ट्रोल किया जाता है सोरोस फंडिट के नाम पे, जहाँ पे उनको ट्रोल किया जाता है कि ये तो चाइनीज का एजेंट है। 10 मई 2024 को पूरे क्लाइमेट फास्ट को अराउंड 66 डेज हो चुके थे। 70,000 लोग डिफरेंट प्लेसेस से उनको ज्वाइन करते हैं। उनमें से कुछ जैसे कि सोनू राज 1000 किलोमीटर साइकिल से ट्रेवल करके वो इनको ज्वाइन करते हैं, और राजस्थान से शुगुफ्ता खान उनको ज्वाइन करती है, और बहुत सारे बड़े साउथ के एक्टर्स भी उनको ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और वो भी वहाँ पे आके उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्शन से 10 दिन पहले इस क्लाइमेट फास्ट को कॉल ऑफ किया जाता है, और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है इलेक्शन आगे जाके, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। सोनम वांगचुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कांग्रेस करते हैं और उनसे होप्स एक्सप्रेस करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोमिस 2019-2020 पे किया गया था उनको फुलफिल किया जाए। अब इसी बीच जो है ये सब जब चल रहा था, फास्ट चल रहे थे, इन सब के बीच में करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट ने अपना इनिशिएटिव रख के इन्होंने हाथ मिला के एक 4 पॉइंट एजेंडा पे दोनों सेटिस्फाई होकर दोनों ने हाथ मिला के दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया था। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज जो करगिल के अंदर थी, उन सबको मिला के डेमोक्रेटिक अलायंस बनी थी KDA, और लेह के अंदर जो थी वो लेह एपेक्स बॉडी बनी थी। 24 अगस्त 2024 KDA और लेह एपेक्स बॉडी के द्वारा एक कॉल किया जाता है कि हम एक आंदोलन करने वाले हैं, हम एक पद यात्रा करने वाले हैं, जिसको नाम दिया जाता है दिल्ली चलो पद यात्रा, जिसका इनिशिएटिव ये होता है कि लद्दाख से लेके पैदल चला जाएगा दिल्ली तक, जिसको फ्लैग ऑफ किया जाता है 1 सितंबर 2024 को। और इसका यही इनिशिएटिव होता है कि 2 अक्टूबर 2024 को, मतलब गांधी जयंती के दिन, दिल्ली पहुंचा जाएगा, और उस टाइम पे जो प्रोमिस 2019-2020 पे गवर्नमेंट ने किए थे उनको याद दिलाया जाएगा। और जो ये दिल्ली चलो पद यात्रा का रूट कुछ इस तरीके से रहता है कि लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से लेके
पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, इस रूट को चुना जाता है। और यहाँ से लेके दूसरा रूट जो लेह टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू, ये इसलिए नहीं चुना जाता है कि क्योंकि उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे थे और उस चीज़ को मतलब इस मुद्दे को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रखने के लिए उस रूट को नहीं चुन के इस वाले रूट को चुना जाता है। 10 दिन पूरे लद्दाख के एरिया के अंदर पैदल मार्च करते हैं और आफ्टर जो 11 डे ऑफ दिल्ली चलो पद यात्रा पे वो एंटर करते हैं हिमाचल प्रदेश। और वहाँ पे जो वेलकम हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति के लोग जो वेलकम करते हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि 10 दिन से जो सोनम वांगचुक कहते हैं कि फ्रॉम लास्ट 10 डेज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज एटलीस्ट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स उनके साथ होते हैं, यंग यूथ उसके साथ होती है, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है। बट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन न तो जब क्लाइमेट फास्ट हो रही थी उस टाइम पे कोई सपोर्ट दिखाती है, न तो पैदल चल के टाइम पे कोई सपोर्ट दिखाती है। अराउंड 70 से 80 लोग उनके साथ होते हैं। और यही एडमिनिस्ट्रेशन जब उन्होंने परमिशन ली थी कि 5 डे के हंगर स्ट्राइक करना है मुझे खरदुंगला टॉप के ऊपर, उस टाइम पे यही के कि इनकी परमिशन को डिनाई किया गया था कि जो आपकी हेल्थ के रिलेटेड वहाँ टेम्परेचर कम है, एक टाइप से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम केयर करते हैं आपकी, दैट्स व्हाई कि हम परमिशन नहीं दे रहे। अब यहाँ पे जब दिल्ली चलो पद यात्रा जब स्टार्ट हुई थी तब वहाँ पे अकेला इंसान नहीं था, अकेला सोनम वांगचुक नहीं थे, उनके साथ लद्दाख के सीनियर सिटीजन्स थे, यूथ थे लद्दाख। इस लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंसान के लिए ये कहा था हम केयर करते हैं आपकी, दैट्स व्हाई कि हम परमिशन नहीं दे रहे। और यहाँ 70 लोगों के लिए एक एम्बुलेंस मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया। और उसके बाद जैसे ही वो हिमाचल पे एंटर करते हैं, बॉर्डर से हिमाचल के एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से इनको गार्ड किया जाता है हिमाचल पुलिस द्वारा। वहाँ पे उनको बराबर मेडिकल कैंप लगती है, वहाँ पे उनका प्रॉपर चेकअप हो जाता है। उसके बाद हिमाचल के बाद वो एंटर करते हैं पंजाब, पंजाब के बाद वहाँ पे उनको एक बस पे बैठना पड़ता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे होते थे। और इस चीज को इलेक्शंस और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रखने के लिए जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहे थे वहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे थे। हरियाणा पुलिस उनको स्कॉट करती है और कहा जाता है कि ये आपको सिर्फ दिल्ली बॉर्डर तक स्कॉट करेंगे। बट वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे थाउजेंड्स ऑफ पुलिस डिप्लॉय किया जाता है और वहीं पे सोनम वांगचुक सर और उसके साथ जितने भी लोग रास्ते पे लोगों ने उनको इस तरह ज्वाइन किया कि टोटल 150 के अराउंड 150 से 200 अराउंड लोग उनके साथ मिल गए थे और उन सबको वहाँ पे डिटेन किया जाता है। और डिटेन की कोई रीजन नहीं बताया जाता, विदाउट एनी रीजन वहाँ पे उनके साथ सोनम वांगचुक और उनके साथ जितने भी लोग थे उन सबको डिटेन किया जाता है। और डिटेन के टाइम पे उनको अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। और अब वहाँ पे जो दिल्ली के लोग थे और बाकी जो लोग थे वो आते हैं उनके हेल्प के लिए, डिफरेंट चौकीज पे जाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या रीजन है, क्यों डिटेन किया गया है। आफ्टर कुछ दिन के बाद उनकी डिटेंशन छुटती है और ज्यूरिंग डिटेन उनसे फोन वोन सब कुछ छीना जाता है। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो दिल्ली के लोग थे, जो स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख थे जो दिल्ली के अंदर पढ़ते थे, वो भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं दिल्ली के अंदर। वो भी उन अनशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, दिल्ली चलो पद यात्रा के साथ वो भी जुड़ना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट उन्हें जुड़ने नहीं देती है। बट जब दिल्ली पे पूछते हैं तो उनको डिटेन किया जाता है और उनको इंटर नहीं होने देते हैं, जंतर मंतर के अंदर उनको प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं। बट लेटर उनकी डिटेंशन खत्म हो जाती है और वो लद्दाख भवन के बाहर, जब जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिलती है और दूसरी जगहों पे भी जब परमिशन नहीं मिलती है, तो लद्दाख भवन के बाहर वो बैठ के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे बैठ के क्लाइमेट फास्ट पे वहाँ पे बैठते हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स दिल्ली के और डिफरेंट एरियाज के वो उनको ज्वाइन भी कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम पे। जब स्टूडेंट्स उनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, जब स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से स्कूल से निकल के आते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी डिटेन किया जाता है। और इतना तक भी कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को ये भी कहा जाता है, जो भी यूथ वहाँ पे थे, कि उनको ये धमकी दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि कहा जाता है कि आराम से रहो वरना आपका पूरा करियर खत्म कर देंगे। और वहीं पे दूसरी टाइम लद्दाख पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होते हैं दिल्ली पुलिस को लेके, जो दिल्ली पे डिटेंशन को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होते हैं। डे 16 पे उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ज्वाइंट सेक्रेटरी आके एक लेटर देते हैं और ये कहते हैं कि हम टॉक्स रिज्यूम करेंगे। और उसके बाद फाइनली 3 दिसंबर 2024 टॉक्स रिज्यूम हो जाते हैं। 3 दिसंबर 2024 को पहली मीटिंग होती है और 15 जनवरी 2025 को सेकंड मीटिंग होती है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिलहाल 2 मीटिंग्स हुई हैं। 4 पॉइंट एजेंडा जो था कि वहाँ पे जो सबसे पहला जो मुद्दा कि क्योंकि बहुत टाइम से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 2016 पे लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी, तो इस चीज़ को सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो जिनकी एज निकल रही है उस बेस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग पे यही कंक्लूजन निकलता है कि 95% जो भी रिजर्वेशन होगी वो लद्दाखीज के लिए होगी और रिमेनिंग 5% जो होगी वो आउटसाइडर्स के लिए होगी। और जो सेकंड मीटिंग 15 जनवरी 2025 को जो हुई थी उस पे ये कंक्लूजन निकलता है कि 5% जो लोग हैं वो उनके लिए एक डोमिसाइल का क्राइटेरिया रखा गया। जो 15 साल से लद्दाख
लद्दाख के अंदर रह रहा है उसको एक डोमिसाइल मिलेगी जो जॉब्स के लिए ही यूज करेगा, और वो के थ्रू वो 5% जो कोटा रहता है, रिजर्वेशन रहती है 5% रिजर्वेशन पे, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं तो के एपेक्स बॉडी के मेंबर से वहाँ उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 95% लद्दाखियों के लिए है, 95% फॉर लद्दाखी, 95% रिजर्वेशन इज नॉट फॉर एसटी। तो ये एसटी एंड लद्दाखी बोथ आर डिफरेंट। तो लद्दाखियों के अंदर तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी भी होते हैं, लद्दाखियों के अंदर और भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, उनको किस तरह दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब हम मीटिंग पे थे तो हमें बताया गया कि लद्दाखियों के लिए और कोई ईडब्ल्यूएस नहीं है, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग लद्दाख, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग लेह, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग करगिल, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द्रास। इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लद्दाख तो एटलीस्ट आपके पास कंप्लीट, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास नहीं भी आइडिया हो सकता है, बिकॉज दे आर लीडर जो बाहर रहते हैं, बट आप तो यहीं लेह के हो, आप द्रास के हो, आप करगिल के हो, जहां से भी आप हो, बट यू आर लद्दाखी, यू रिप्रेजेंटिंग लद्दाख, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग लेह, you are not representing Dras, you are not representing Kargil, you are representing Ladakh. If you are representing Ladakh तो you must have idea about each and everything. हर चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कितनी आपकी पॉपुलेशन है, कितने लोग ईडब्ल्यूएस से है, कितने लोग एससी से हैं, कितने लोग एसटी से हैं, एंड ये भी क्लियर होना चाहिए था कि 95% को किस तरह डिवाइड किया जाएगा। आपकी एससी के लिए कितना मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 22 पीपल्स लद्दाख के अंदर एससी भी हैं, तो 95% को किस तरह डिवाइड किया जाएगा। फिलहाल उस पर कोई ऑफिशियली ये नहीं है, बट आई जस्ट सर्च इन ChatGPT तो वो कुछ इस तरीके का दिखाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट यहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल 97% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एसटी की है और 1% जो पॉपुलेशन है वो ईडब्ल्यूएस की है। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो 97% जो पॉपुलेशन एसटी के है उनके लिए रिजर्वेशन जब डिवाइड होगी तब 80% ही रिजर्वेशन एसटी के लिए होगी। 97% पॉपुलेशन ही है जो आपकी बिलोंग करती है एसटी कैटेगरी से, जिनके पास एसटी कैटेगरी है उनको जो रिजर्वेशन मिलेगी वो 80% ही मिलेगी। रिमेनिंग 3% जो भी है उनके पास आपकी 20% रिजर्वेशन रहेगी। तो ये एक फेयर नहीं कह सकते हैं कि हम ये फेयर नहीं होगा, क्योंकि 97% पॉपुलेशन को आप सिर्फ दे रहे हो कि 80%, बट आप साथ साथ में ईडब्ल्यूएस 1% है तो उसको 10% अराउंड मिल रहा है। दूसरी चीज़ की ये कहा गया, जब उनसे एंटर करती है मीडिया, उनसे पूछती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लद्दाख पे है, तो वो कहती है कि हमें तो पता नहीं है, हम जब वहाँ पे टॉक्स कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लद्दाख के अंदर एसटी है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग लद्दाख आपको पता होना चाहिए कि आपके लोग किस कैटेगरी पे फॉल करते हैं। और जब उनसे मीडिया इंटर करती है तो वो कहते हैं कि द्रास के एक मटाइन जैसे इलाका है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कुछ लोग हैं, तो मुझे नहीं पता है। बट उस टाइम तो बॉडी वहाँ पे गई मीटिंग के लिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, नॉट ओनली लेह मेंबर्स हैं, वहाँ करगिल के लोग भी थे, वहाँ द्रास के भी थे। तो वहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो द्रास वाले थे उनके नज़र से किस तरह निकला मटाइन के उन लोगों को वो किस तरह भूल गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पॉलिसी है फिलहाल फिक्स नहीं हुई है और कहा भी है कि जब हम नेक्स्ट टाइम टॉक्स के लिए जाएंगे हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल कि अभी तो टॉक्स फिक्स नहीं हुए हैं। अगर टॉक्स अनफॉर्चुनेटली अगर फिक्स हो जाते, कुछ ऐसा हो जाता कि जिसको बाद में अगेन एंड अगेन हमें वापस से उस चीज़ को ठीक करने के लिए फिर से पूरे प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ता, शायद में भी प्रोटेस्ट और दूसरी चीज़ें करनी पड़ती। तो इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग लद्दाख तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट इट, यू मस्ट हैव मतलब ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको कह सकती है कि लद्दाख के अंदर यही है, बट यू मस्ट नीड टू नो कि है कि नहीं है। एक्चुअली आई एम नॉट जजिंग एनीवन एंड आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मतलब मैं किसी को जज कर सकता हूँ, बट इट इज एक रियलिटी है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लद्दाख को और आप ही कह रहे हो कि हमें मटाइन के लोगों के बारे में पता नहीं है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ वहीं रिपीट हम मतलब जो मिस्टेक हमने पहले किया था वहीं अभी जो रिप्रेजेंटेशन इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है कि 1 महीने पैदल चले और जो भी मीटिंग्स हुए उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे पास नहीं है। मतलब हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, वर्बल एक कम्युनिकेशन की तरफ रही है, दोनों मीटिंग हुए उसका कोई भी मतलब वर्बली मतलब टॉक्स हुए हैं और उसके बाद मीडिया के सामने कहा है कि आज ये बात हुई है, बट उसका कोई मतलब रिटर्न प्रूफ नहीं है, मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे पास नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जिस यूटी को हम आज प्रोटेक्ट करने के, जिस सेफ गार्ड को आज हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, उस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया था अपने ही मैनिफेस्टो पे, जो एक प्रूफ हमारे पास है, बट ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। और मतलब ये शायद हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अगर कोई इस बात से फॉर एग्जांपल कहने के बाद नई एक गवर्नमेंट आ जाएगी वो पीछे हटेगी या इसी की ही गवर्नमेंट पे या ये लोग कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसा हुआ तो कोई हैरानी होने की बात नहीं है, बट ये होता है बहुत बार। तो एंड सेकंड जो है डोमिसाइल की जो बात आती है कि 15 ईयर्स होने चाहिए, उसके बाद उसको डोमिसाइल मिलेगी और वो डोमिसाइल सिर्फ जॉब के लिए यूज होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आधार कार्ड। 2009 इंट्रोड्यूस किया था आधार कार्ड को एज ए आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन
सिटीजन इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट। आधार कार्ड सिर्फ एक आपकी आइडेंटिटी होगी, आप एक इंडियन सिटीजन हो, ताकि फ्रॉड, स्कैम्स और जो भी सर्विसेज होते हैं गवर्नमेंट के उसका बेनिफिट उठाया जाए। बट राइट नाउ इन 2025 ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आधार कार्ड। आपका मोबाइल नंबर हो, बैंक अकाउंट हो, राशन कार्ड हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर छोटी से छोटी चीज़ आधार कार्ड के साथ लिंक है। एंड नाउ डेज आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ बनी है जो एक मस्ट एक चीज़ जो होनी चाहिए हर एक के पास, अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। आप अपना बैंक अकाउंट हो, चाहे स्कॉलरशिप्स हो, उसके लिए भी आपका आधार लिंक होना चाहिए। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आगे जाके इस चीज़ पे क्या मतलब एक स्टेटमेंट लिखवाया है या क्या टॉक्स हुए हैं कि जो डोमिसाइल होगी इसके पावर्स को आगे जाके गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर बढ़ाया जाता है तो अगर कोई 15 ईयर्स से बैठते हैं तो उनको रेसिडेंसी ऑफ लद्दाख मिलेगी। अगर वो रेसिडेंट ऑफ लद्दाख बना तो वो इजीली ज़मीन खरीद भी सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे बिजनेस कर सकता है। इन चीज़ों पे जो भी हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जाते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग लद्दाख, वी आर ऑल्सो लद्दाखी। कुछ ऐसा नहीं हो कि फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट आप अपने हिसाब से पूरे कोशिश कर रहे हो, नो डाउट आप जो भी कर रहे हो दिस इज ओनली फॉर द फ्यूचर ऑफ लद्दाख के लिए ही हो रहा है। बट कुछ ऐसा नहीं हो कि जैसे कि एक शायर कहते हैं, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी बरसों ने सजा पाई। कुछ ऐसा नहीं हो कि यू आर रिप्रेजेंटिंग लद्दाख, आप जब डिस्कस कर रहे हो MHA के सामने, एक चीज़ आपके नज़रों पे नहीं आई, जैसे फॉर एग्जांपल नज़रों पे भी आई, आप उस टाइम पे भूल गए उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट अगर ऐसा होता है तो ये जो शायरी होती है वो एग्जैक्टली फिट बैठेगी हमारे ऊपर कि आने वाले फ्यूचर के लिए एक ये प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा ना हो कि कल जाके मीटिंग्स के दौर पे छोटी छोटी गलतियां और इसी से आगे जाके हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली मीटिंग्स है इन चीज़ों के बारे में क्लियरली हो। विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे से अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी रही है या कुछ गलत अंडरस्टैंड मैं हुआ हूँ तो यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।